नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो इंसान के अस्तित्व और उसके समाज के साथ जुड़ाव के बिल्कुल केंद्र में है। और फिर भी हम शायद ही कभी रुक कर इसके बारे में गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास की, यानी मॉरल डेवलपमेंट। हमारे पास आज शोध दस्तावेजों और नोट्स का एक बहुत ही शानदार स्टैक है, जो मुख्य रूप से 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों जीन पियाजे, लॉरेंस कोहेलबर्ग और कैरल गिलिगन के सिद्धांतों पर आधारित है। और ये तीनों ही नाम इस क्षेत्र में बहुत बड़े हैं। हाँ, बहुत बड़े नाम हैं। तो हमारा आज का जो मिशन है वो ये समझना है कि बचपन से लेकर वयस्क होने तक हम सही और गलत के बीच का हमारा दृष्टिकोण आखिर कैसे विकसित होता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि नैतिकता को देखने के अलग-अलग नजरिए क्या हो सकते हैं और वे कैसे आकार लेते हैं। तो चलिए सीधे स्रोत सामग्री पर चलते हैं। शुरुआत में जो अर्थ दिया गया है वो कुछ इस तरह है: मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। Moral development is the process through which children develop proper attitudes and behaviors toward other people in society based on social and cultural norms, rules and laws. नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों और कानूनों के आधार पर समाज के अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार विकसित करते हैं। अगर इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो मतलब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे तो नहीं पता होता कि समाज में कैसे रहना है ना? हाँ, वो तो एकदम कोरी स्लेट होता है। बिल्कुल। ये जो हमारे समाज के नियम हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना या चोरी ना करना, ये सब वो धीरे धीरे अपने आसपास से सीखता है। हाँ। तो ये जो पूरी यात्रा है अपने अंदर सही व्यवहार ढालने की, वही असल में नैतिक विकास है। और इसीलिए एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। जैसा कि आगे स्रोत में लिखा है, Therefore, it is important for the teacher to develop proper moral values in their learners. इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों में उचित नैतिक मूल्यों का विकास करें। हाँ, क्योंकि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान की इमारत नहीं है, वो समाज का एक छोटा रूप है। एक शिक्षक की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाए, सिर्फ परीक्षा पास करना ना सिखाए। एकदम सही बात है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। स्रोत में जो अगला हिस्सा है वो पियाजे के बारे में है। In Piaget's 1935 to 1965's views, the child enters a new stage of moral development when he enters the stage of concrete operations at age 6 or 7. पियाजे के 1935-1965 में बच्चा नैतिक विकास की एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, जब वो 6 या 7 साल की आयु में मूर्त संक्रिया की अवस्था में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो मूर्त संक्रिया या कॉन्क्रीट ऑपरेशंस की बात हो रही है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या आप इस 6-7 साल वाली बात को थोड़ा और खोलकर समझाएंगे? जरूर। मतलब 6 या 7 साल की उम्र से पहले ना बच्चे बहुत आत्मकेंद्रित होते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया बस उनके इर्द गिर्द घूम रही है और जो वो सोचते हैं वही सच है। लेकिन जब वो 6-7 साल के होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो उनका दिमाग चीजों को तर्क से देखना शुरू करता है। पियाजे का यही मानना था कि जब बच्चे तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, तब नियमों को देखने का उनका जो नजरिया है वो भी बदल जाता है। बहुत खूब। अब देखते हैं कि पियाजे ने इस नैतिक विकास को कैसे बांटा है। पियाजे डिवाइडेड मॉरल डेवलपमेंट इनटू 2 स्टेजेस। पियाजे ने नैतिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया है: हेटेरोनोमस मोरालिटी और मॉरल रियलिज्म। विषम नैतिकता या नैतिक यथार्थवाद, स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी और मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, स्वायत्त नैतिकता या सहयोग की नैतिकता का चरण। ये 2 मुख्य ध्रुव हैं जिनके बीच पियाजे ने पूरी बात रखी है। और हमारे पास स्रोत में एक बहुत अच्छी तालिका है जो इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहला बिंदु उम्र के बारे में है। हेटेरोनॉमस 5 से 10 वर्ष, ऑटोनॉमस 10 वर्ष और अधिक। यहाँ मैं छात्रों का ध्यान एक बहुत जरूरी बात पर खींचना चाहूंगा। स्रोत के अनुवाद में विषम नैतिकता शब्द छप गया है, जो कि थोड़ा भ्रामक है। मनोविज्ञान में इसका सही अर्थ विषम नैतिकता या परायत नैतिकता होता है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुवाद की वजह से अर्थ नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल। विषम का मतलब है दूसरों के बनाए नियमों के अधीन होना। 5 से 10 साल के बच्चे इसी अवस्था में होते हैं। और जो दूसरी अवस्था है स्वायत्त, उसका मतलब है खुद से फैसला करना, जो 10 साल की उम्र के बाद शुरू होता है।
तो अगला बिंदु है इनके अन्य नाम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल रियलिज्म। इसे नैतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इसे सहयोग की नैतिकता भी कहा जाता है। यथार्थवाद का मतलब है नियम एकदम ठोस चीज की तरह हैं। छोटे बच्चों के लिए नियम पत्थर की लकीर होते हैं। जैसे वो खेल के मैदान में अड़ जाते हैं। एकदम सही। अगर आउट होने का नियम है तो वो रोने लगेंगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। वहीं बड़े बच्चे खेलते समय आपस में सहयोग करके नियम बदल लेते हैं कि चलो आज ऐसा खेलते हैं कि पहली गेंद पर आउट नहीं मानेंगे। यही सहयोग की नैतिकता है। ये बहुत दिलचस्प है। अब अधिकार और नियमों के स्रोत की बात करते हैं। कम फ्रॉम अथॉरिटी, इटर्नल एंड अनचेंजेबल। अधिकार से आती है शाश्वत और अपरिवर्तनीय। को कंस्ट्रक्टेड विद अदर्स, रूल्स आर रैशनल। दूसरों के साथ सह निर्माण किया, नियम तर्क संगत है। हाँ, छोटे बच्चों को लगता है कि सारे नियम भगवान ने या उनके माता पिता ने बनाए हैं और वो कभी नहीं बदल सकते। हाँ, उन्हें लगता है कि ये आसमान से टपके हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं वो तर्क करते हैं। वो समझते हैं कि नियम इंसानों ने ये अपनी भलाई के लिए बनाए हैं और अगर कोई नियम सही काम नहीं कर रहा है तो हम सब मिलकर उसे बदल भी सकते हैं। दृष्टिकोण के मामले में भी ऐसा ही बदलाव दिखता है। सेंटर्ड ऑन वन पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण पर केंद्रित। डिसेंटर्ड, एबल टू कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, विकेंद्रित, अनेक दृष्टिकोणों पर विचार करने में सक्षम। छोटे बच्चे ना केवल अपना नजरिया देख पाते हैं। अगर उनका कोई खिलौना टूट गया तो उन्हें बस अपना दुख दिखता है। वो ये नहीं सोच पाते कि सामने वाले से शायद गलती से टूट गया हो। वो दूसरे के जूते में पैर रख के नहीं सोच पाते। सही कहा। लेकिन स्वायत्त अवस्था में बच्चे विकेंद्रित हो जाते हैं। वो कई अलग अलग दृष्टिकोणों पर एक साथ विचार कर सकते हैं। और यही बात प्रेरणा या इरादे से भी जुड़ी है, जो हमारा अगला बिंदु है। मोटिवेशन फॉर एक्शन नॉट कंसिडर्ड। क्रिया के लिए प्रेरणा पर विचार नहीं किया गया। मोटिवेशन फॉर एक्शन कंसिडर्ड। क्रिया के लिए प्रेरणा पर विचार किया गया। इसे समझने के लिए हमें अगले बिंदु को भी साथ में देखना होगा, जो परिणामों के बारे में है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं अगला बिंदु भी पढ़ देती हूँ। फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम्स। व्यवहार के परिणामों पर ध्यान दें। डज नॉट फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम्स। व्यवहार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। अब देखिए, पियाजे ने एक बहुत मशहूर प्रयोग किया था। उन्होंने बच्चों को 2 कहानियां सुनाई। हाँ। पहली में एक बच्चा अपनी माँ की मदद करने के लिए छुपकर बर्तन धोता है, पर गलती से 15 कप तोड़ देता है। अच्छा। और दूसरी कहानी में एक बच्चा चोरी छिपे जैम चुराने जाता है और उससे बस 1 कप टूटता है। पियाजे ने बच्चों से पूछा कि बताओ कौन ज्यादा बुरा है। तो छोटे बच्चों का क्या जवाब था? जो विषम नैतिकता वाले बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 15 कप तोड़ने वाला ज्यादा बुरा है। उन्होंने सिर्फ परिणाम देखा, 15 कप। उन्होंने मदद करने का जो इरादा था, जो प्रेरणा थी, उस पर विचार ही नहीं किया। बाप रे, मतलब उनके लिए सिर्फ नुकसान का आकार मायने रखता है, इरादा नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो स्वायत्त अवस्था वाले बड़े बच्चे थे, उन्होंने कहा कि जैम चुराने वाला बच्चा गलत है, क्योंकि उसका इरादा गलत था। वो केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि पीछे की प्रेरणा देखते हैं। ये सच में बहुत बड़ा संज्ञानात्मक बदलाव है। इसके बाद का जो बिंदु है वो तो और भी हैरान करने वाला है। Confuses natural misfortune with punishment for moral misdeed। प्राकृतिक दुर्भाग्य को नैतिक दुष्कर्म की सजा के साथ भ्रमित करता है। Does not confuse natural misfortune with punishment। सजा के साथ प्राकृतिक दुर्भाग्य को भ्रमित नहीं करता। हाँ, मनोविज्ञान में इसे आसन्न न्याय कहते हैं। छोटे बच्चे सोचते हैं कि अगर वो भागते हुए गिर गए और उन्हें चोट लग गई तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सुबह उन्होंने अपनी बहन से झगड़ा किया था। उन्हें लगता है प्रकृति उन्हें तुरंत सजा दे रही है। बिल्कुल। वो प्राकृतिक दुर्घटना और सजा को एक ही मान लेते हैं। लेकिन बड़े बच्चे समझते हैं कि पैर फिसलने से गिरना गुरुत्वाकर्षण का नियम है, किसी पुराने झगड़े की सजा नहीं। और इसी से जुड़ा हमारा आखिरी बिंदु है सजा के प्रकार को लेकर। एक्सपिएटोरी पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट। प्रायश्चितात्मक सजा, सजा के लिए सजा। रिसिप्रोकल पनिशमेंट, द पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पारस्परिक दंड, दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। छोटे बच्चे चाहते हैं कि अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो बस उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, दर्द होना चाहिए, भले ही उस सजा का गलती सुधारने से कोई लेना देना ना हो। एकदम सही। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो पारस्परिक दंड की मांग करता है। मतलब सजा ऐसी हो जो अपराध के अनुरूप हो। अगर किसी ने क्लास की दीवार गंदी की है तो उसे पीटने के बजाय उससे दीवार साफ करवानी चाहिए, ताकि न्याय हो सके, सिर्फ सजा के लिए सजा ना हो। तो ये था पियाजे का पूरा ढांचा कि कैसे बच्चे की सोच उम्र और तर्क के साथ बदलती है।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को। लॉरेंस कोहलबर्ग, an American psychologist, has propounded the theory of moral development. He has made a systematic study of moral development in his theory that is categorized into 3 levels and 6 stages. एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। कोहलबर्ग का काम बहुत ही व्यवस्थित है। उन्होंने पियाजे के विचारों को ही अपनी नींव बनाया, लेकिन उसे सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूरे जीवन काल की बात की। हाँ, उन्होंने लोगों के सामने कई तरह की दुविधाएं या कहानियां रखीं और ये समझने की कोशिश की कि लोग सही या गलत का फैसला आखिर करते क्यों हैं। तो आइए उन मुख्य अवधारणाओं को देखते हैं जिनका स्रोत में जिक्र है। Some important concepts of Kohlberg's moral development theory. कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं: मॉरल रियलिज्म, मॉरल कोऑपरेशन, मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग। ये चारों अवधारणाएं कोहलबर्ग के सिद्धांत की रीढ़ हैं। चलिए इन्हें एक एक करके रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो सबसे पहली अवधारणा है मॉरल रियलिज्म। रूल्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड, वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स। इफ वी ब्रेक द रूल्स वी गेट पनिशमेंट। नैतिक यथार्थवाद, नियम स्थिर और कठोर होते हैं, हम नियमों को नहीं तोड़ सकते। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हमें सजा मिलती है। एग्जाम्पल, इफ यू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल रूल्स यू गेट पनिशमेंट। उदाहरण, यदि आप ट्रैफिक सिग्नल के नियम तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलती है। ये तो एकदम प्याजे की शुरुआती अवस्था जैसा ही है। हाँ, जहाँ नियम परम सत्य लगते हैं। बिल्कुल, व्यक्ति बस सजा के डर से नियम मानता है। ट्रैफिक सिग्नल लाल है तो हर हाल में रुकना है, वरना चालान कटेगा। यहाँ इंसान के अंदर की अपनी कोई नैतिकता काम नहीं कर रही है, बस बाहरी दबाव है। लेकिन अगली अवधारणा में सोच का दायरा बढ़ता है। मॉरल कोऑपरेशन, इफ योर इंटेंशन इज राइट यू कैन ब्रेक द रूल्स। नैतिक सहयोग, यदि आपका इरादा सही है तो आप नियम तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल रूल्स बाय अलाउइंग द एम्बुलेंस टू पास थ्रू। उदाहरण, यदि आप एम्बुलेंस को गुजरने की अनुमति देकर ट्रैफिक सिग्नल के नियम तोड़ते हैं। यहाँ इरादा या इंटेंशन सबसे ऊपर आ जाता है। अगर पीछे एम्बुलेंस है और किसी मरीज की जान जा रही है तो आप लाल बत्ती पार करके भी उसे रास्ता दे सकते हैं। और समाज आपको इसके लिए सजा नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ नियम तो टूट रहा है लेकिन इंसानियत नहीं। नैतिकता अपने बहुत ऊंचे स्तर पर है, जहाँ आपसी सहयोग से चीजें चल रही हैं। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसके बाद जो अवधारणा है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है, मॉरल डिलेमा, कंफ्यूजन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। नैतिक दुविधा, सही और गलत के बीच भ्रम। एग्जाम्पल, यू हैव एन SSC, बैंक एंड टीचिंग एग्जाम ऑन द सेम डे। यू माइट हैव कंफ्यूज्ड टू चूज द राइट वन। उदाहरण, आपके पास उसी दिन SSC, बैंक और शिक्षण परीक्षा है। हो सकता है कि आप सही चुनाव करने में भ्रमित हों। ये जो दुविधा है ना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष है। जब 2 या 3 रास्ते हों और सारे के सारे सही लग रहे हों। जैसे उस छात्र के लिए जिसे एक ही दिन 3 अलग-अलग सरकारी परीक्षाएं देनी है। वो भारी धर्म संकट में होता है। कोहलबर्ग ने भी अपने शोध में हैंस की दुविधा का प्रयोग किया था, जहाँ एक आदमी की पत्नी कैंसर से मर रही है और दवा बहुत महंगी है। क्या उसे दवा चुरानी चाहिए या नियम मानकर पत्नी को मरने देना चाहिए? एकदम सही। जब 2 सही चीजों में चुनाव करना पड़े तो वो जो भ्रम की स्थिति होती है वही नैतिक दुविधा है। और इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम जो कसरत करते हैं वो हमारी आखिरी अवधारणा है, मॉरल रीजनिंग। इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नैतिक तर्क, ये सही और गलत के प्रश्न के निर्णय में शामिल एक सोच प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, वोट फॉर द राइट पॉलिटिशियन इज मॉरल रीजनिंग। उदाहरण, सही राजनेता को वोट देना नैतिक तर्क है। हाँ, अब जैसे चुनाव आते हैं, हर नेता अपनी अपनी बातें कहता है। मतदाता भारी दुविधा में होता है कि किसे वोट दे, तो वो दिमाग में विश्लेषण करता है। बिल्कुल, वो नीतियां देखता है, उनका पुराना काम तौलता है। किसी का अंधा समर्थन किए बिना वो एक निष्पक्ष विश्लेषण करके जब फैसला लेता है तो वो जो सोच की प्रक्रिया चल रही है वो नैतिक तर्क है। और अगर हम उस छात्र के उदाहरण पर वापस जाएं, तो जब वो शांति से बैठता है और सोचता है कि बैंक में वेतन ज्यादा है लेकिन शिक्षण में मैं समाज को कुछ वापस दे सकता हूं, तो ये जो सोचना है
यही उसका नैतिक तर्क है, के डर से शुरू होकर इरादों और आपसी सहयोग तक पहुंचता है। हाँ, और दोस्तों ये सब सिर्फ परीक्षाओं में अंक लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें खुद के व्यवहार को बेहतर समझने के लिए है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोलबर्ग का ये शोध मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है कि इंसान की नैतिक सोच किन-किन चरणों से होकर गुजरती है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल यंगर देन 6, पूर्व परंपरागत स्तर 6 वर्ष से कम आयु। इस पहले स्तर को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये वो उम्र है जब बच्चा 6 साल से छोटा होता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अपनी कोई स्वतंत्र नैतिक सोच नहीं होती। हाँ, मतलब उसके लिए सही या गलत का पैमाना पूरी तरह से बाहरी दुनिया तय करती है ना? जैसे उसके माता पिता या घर के बड़े लोग जो कह दे वही सही है। बिल्कुल। इसे पूर्व परंपरागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा अभी समाज के नियमों या परंपराओं का असली अर्थ नहीं समझता, वो बस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। स्टेप 1 पनिशमेंट इन ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। स्टेप 1 दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना। तो छात्रों को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि इस चरण की सबसे बड़ी चाबी है परिणाम। एक 5 या 6 साल के बच्चे के दिमाग में इरादों का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, वो तो बस यही सोचता है कि कोई भी काम करने के बाद उसे सजा मिलेगी या नहीं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता और सजा। एकदम सही। बच्चे बड़ों की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वे बड़ों को एक अथॉरिटी या ऐसे अधिकार के रूप में देखते हैं जो उन्हें मार या डांट सकते हैं। Based on avoiding punishment, a focus on the consequences of actions rather than intentions, intrinsic deference to authority. सजा से बचने के आधार पर विचारों के अलावा कार्यों के परिणामों पर ध्यान देना, अधिकार के लिए आंतरिक सम्मान। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे से खेलते हुए गलती से कोई कीमती फूलदान टूट जाता है। उसका इरादा कुछ गलत करने का नहीं था, वो तो बस खेल रहा था। लेकिन उसे पता है कि फूलदान टूटने का परिणाम ये होगा कि उसे भयंकर डांट पड़ेगी। इसलिए उसकी नज़र में उसने एक बहुत गलत काम कर दिया है। ये पूरी तरह से डर पर आधारित नैतिकता है। बिल्कुल। अगर उसे डांट नहीं पड़ती तो वो काम गलत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ये डर एक तरह के स्वार्थ में बदलने लगता है। स्टेप 2 नाइव हेडनिज्म, conforms to get rewards and to have favors returned. स्टेप 2 सरल सुखवाद, पुरस्कार पाने और किए गए उपकारों का बदला पाने के लिए नियमों का पालन करना। यहाँ नैतिकता पूरी तरह से लेन देन पर आ जाती है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं नियम मानूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और विनिमय। इस उम्र के बच्चे सच में बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। उनका हर काम इसी स्वार्थ से शुरू होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हाँ, अगर माँ कहे कि अपना खिलौना छोटे भाई को दे दो, तो बच्चा तुरंत सोचेगा कि इसके बदले मुझे शाम को एक्स्ट्रा टीवी देखने मिलेगा या नहीं। The right behaviors are those that are in the best interest of oneself, tit for tat mentality. सही व्यवहार वे हैं जो स्वयं के सर्वोत्तम हित में है, जैसे मानसिकता के लिए शीर्षक आदि। देखिए, छात्रों को यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। स्रोत में जो मानसिकता के लिए शीर्षक आदि लिखा है वो एक मशीनी शब्द है। आसान बोलचाल की भाषा में इसका सीधा मतलब है जैसे को तैसा की मानसिकता। बिल्कुल, तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। खैर, अब हम विकास के दूसरे बड़े स्तर पर आते हैं, जहां बच्चे का दायरा घर से बाहर निकलकर समाज तक पहुंचता है। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, 7 to 11 years, परंपरागत स्तर 7 से 11 वर्ष की आयु। ये स्तर परीक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो समाज का सक्रिय हिस्सा बनने लगता है। स्टेप 3 गुड बॉय गर्ल मोरालिटी, confirms to avoid disapproval or dislike by others. अच्छे लड़के लड़की की नैतिकता, दूसरों की नापसंदगी या अस्वीकृति से बचने के लिए नियमों का पालन करना। तो अब बच्चा समझने लगता है कि समाज की कुछ परंपराएं हैं जिन्हें मानना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। ये सामाजिक स्वीकृति की भूख वाली उम्र है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पारस्परिक संबंध। हाँ, बच्चा ये चाहता है कि परिवार में, पड़ोस में और स्कूल में सब उसकी तारीफ करें। यहाँ सही काम वो है जिससे लोग खुश हों और गलत वो जिससे लोग नाराज हों।
good boy, good girl attitude, sees individuals as filling social roles. अच्छा लड़का अच्छी लड़की का व्यवहार व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाओं को भरने के रूप में देखता है। मतलब एक बच्चा अपना सारा होमवर्क खुद से सिर्फ इसलिए पूरा कर लेता है ताकि अगले दिन क्लासरूम में टीचर उसे गुड बॉय या गुड गर्ल कहें। यहाँ नैतिकता कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, बल्कि ये इस बात पे निर्भर है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बच्चा बस उस सामाजिक भूमिका में फिट होना चाहता है। स्टेप 4, conforms to avoid censure by authorities. प्राधिकरण द्वारा निंदा या दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना। और सिर्फ तारीफ पाना ही काफी नहीं होता। एक समय के बाद व्यक्ति की सोच समाज को सुचारू रूप से चलाने पर आ जाती है। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। इस चौथी चरण में आकर व्यक्ति ये मानने लगता है कि नियम और कानून एकदम पत्थर की लकीरें, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एज हाईएस्ट आइडियल्स, कानून और व्यवस्था सर्वोच्च आदर्शों के रूप में देखता है। इसका सबसे आम उदाहरण हम ट्रैफिक नियमों में देख सकते हैं। अगर लाल बत्ती जल रही है तो रुकना ही है, चाहे रात के 2 बजे हो और सड़क पर दूर दूर तक कोई ना हो, फिर भी नियम नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान नियम तोड़ेगा तो सभी तोड़ेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। अधिकतर वयस्क अपना पूरा जीवन इसी चौथे चरण में बिता देते हैं। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल 11 years in on, उत्तर परंपरागत स्तर 11 वर्ष और उससे अधिक आयु। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। अगर हर कोई कानून को आंख बंद करके मानने लगे तो समाज में बदलाव कभी संभव नहीं होगा। इसलिए इस स्तर को उत्तर परंपरागत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति समाज की तय परंपराओं और नियमों की सीमाओं को लांघकर ऊपर उठने लगता है। स्टेप 5 conforms to maintain communities, emphasis on individual rights, समुदाय को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया जाता है। यह चरण सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है। ये एक परिपक्व सोच का स्तर है जहां ये माना जाता है कि नियम इंसानों ने बनाए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं बने हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इसका अर्थ यह है कि समाज और व्यक्ति के बीच एक आपसी समझौता है। नियम इसलिए हैं ताकि बहुसंख्यक लोगों की भलाई हो सके। Begin to learn others have different values. The realization that law is contingent on culture. दूसरों के भिन्न भिन्न मूल्य हैं, यह सीखना शुरू करना। यह महसूस कराया जाता है कि कानून संस्कृति पर निर्भर है। व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि हर कानून हमेशा सही नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी गरीब इंसान का जीवन बचाने के लिए बहुत महंगी दवा की जरूरत है। इस चरण में सोच रखने वाला व्यक्ति ये तर्क दे सकता है कि इंसान की जान बचाना चोरी न करने के नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ नियमों में लचीलापन आ जाता है। स्टेप 6 इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा के व्यक्तिगत सिद्धांत। और यही लचीलापन हमें कोहलबर्ग के अंतिम और सबसे ऊंचे चरण तक ले जाता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के उन सिद्धांतों पर चलता है जो पूरी मानव जाति के लिए सार्वभौमिक हैं, जैसे समानता, न्याय और मानवाधिकार। डेवलप इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल, आंतरिक नैतिक सिद्धांत विकसित करना। तो अगर कोई कानून इंसानियत के खिलाफ है तो इस चरण वाले लोग उसे तोड़ने से नहीं डरते। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह या नेल्सन मंडेला का संघर्ष इसी चरण के उदाहरण हैं। उन्होंने कानून तोड़े, लेकिन एक बड़े मानवीय सिद्धांत की रक्षा के लिए। कोलबर्ग का यह सिद्धांत वाकई मानव सोच की गहराइयों को छूता है, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में कोई भी विचार निर्विवाद नहीं रहता। कोलबर्ग के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे उनकी ही एक सहयोगी ने उजागर किया, कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हिस्सा छात्रों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के शोध को गहराई से देखा तो उन्होंने पाया कि कोहलबर्ग ने अपना पूरा अध्ययन केवल लड़कों और पुरुषों पर किया था। उसमें लड़कियों को शामिल ही नहीं किया गया था। Gilligan's work on moral development focuses on how women's morality is influenced by social interactions and relationships. नैतिक विकास पर गिलिगन का शोध इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संबंधों से महिलाओं की नैतिकता कैसे प्रभावित होती है। गिलिगन ने तर्क दिया कि महिलाओं के सोचने का तरीका पुरुषों से काफी अलग होता है। महिलाओं की नैतिकता मुख्य रूप से इस बात से आकार लेती है कि वे दूसरों के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं।
She further stated that women form their moral and ethical foundation based on how their decisions will affect others. उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं अपनी नैतिक और सदाचारी नींव इस आधार पर बनाती हैं कि उनके फैसले दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे। मतलब जब कोई पुरुष किसी नैतिक दुविधा में होता है तो वो अक्सर ये सोचता है कि यहाँ सही नियम क्या है या न्याय क्या कहता है, लेकिन एक महिला ये सोचती है कि उसके इस फैसले से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं किसी रिश्ते को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। कैरल गिलिगन states that the post-conventional level of moral thinking can be dealt based on the two types of thinking. Gilligan's theory is based on the two main ideas, the care-based morality usually found in women and the justice-based morality usually found in men. कैरल गिलिगन का कहना है कि नैतिक सोच के बाद के पारंपरिक स्तर का दो प्रकार के चिंतन के आधार पर सामना किया जा सकता है। गिलिगन का सिद्धांत दो मुख्य विचारों, देखभाल आधारित नैतिकता आमतौर पर महिलाओं में पाई जाती है और न्याय आधारित नैतिकता आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है, पर आधारित है। ये बहुत दिलचस्प है। गिलिगन ने नैतिकता को दो हिस्सों में बांटा, न्याय आधारित नैतिकता जहां निष्पक्षता और नियम सर्वोपरि हैं, जो पुरुषों में अधिक होती है, और देखभाल आधारित नैतिकता जहां करुणा और सहानुभूति पर जोर होता है, जो महिलाओं में पाई जाती है। मैंने भी अक्सर कॉर्पोरेट लीडरशिप में देखा है कि जो लीडर सख्त होते हैं और सिर्फ नियमों की बात करते हैं, उन्हें बहुत पेशेवर माना जाता है, लेकिन अगर कोई लीडर देखभाल या केयर की बात करे तो उसे अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। She argues that the difference between men and women is the product of social influences and gender conditioning. उनका तर्क है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर सामाजिक प्रभावों और लिंग अनुकूलन का उत्पाद है। मिंगल ये साफ करती हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल या जैविक अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का दिमाग अलग तरह से बना है। ये जेंडर कंडीशनिंग यानी समाज की परवरिश का नतीजा है। बचपन से ही लड़कों को तलवारें देकर मजबूत बनने को कहा जाता है और लड़कियों को गुड़िया देकर दूसरों का ख्याल रखना सिखाया जाता है। और समाज इस अंतर के साथ कैसा बर्ताव करता है, ये अगली पंक्ति में है। She emphasizes that women's ways of thinking are often undervalued compared to men. वो इस बात पर जोर देती हैं कि पुरुषों की तुलना में अक्सर महिलाओं के सोचने के तरीके को कम आंका जाता है। चूंकि दुनिया के अधिकतर नियम पुरुषों ने बनाए हैं, इसलिए न्याय और नियमों को हमेशा से श्रेष्ठ माना गया है। वहीं महिलाओं की जो देखभाल वाली सोच है, उसे हमेशा भावुकता कहकर खारिज कर दिया जाता है। गिलिगन इसी बात का कड़ा विरोध करती हैं। She based her theory on the ethics of caring, mentioning women's concerns. उन्होंने महिलाओं की चिंताओं का उल्लेख करते हुए देखभाल की नैतिकता पर अपना सिद्धांत आधारित किया। गिलिगन ने देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत सामने रखा। उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया को समझाया कि केवल कानून और न्याय ही नैतिकता का सर्वोच्च स्तर नहीं हो सकते। किसी इंसान की तकलीफ को समझना और समाज में करुणा बनाए रखना भी उतना ही महान नैतिक स्तर है। Gilligan argues that women appear to be deficient in moral development when measured by the Kohlberg scale. गिलिगन का तर्क है कि कोलबर्ग पैमाने द्वारा मापे जाने पर महिलाओं में नैतिक विकास की कमी दिखाई देती है। कोहलबर्ग के पैमाने में सबसे ऊपर न्याय को रखा गया था। जब उस पैमाने से महिलाओं को मापा गया तो वे अक्सर तीसरे चरण पर ही रुक जाती हुई दिखी, क्योंकि उनके लिए रिश्ते अहम थे। गिलिगन ने कहा कि खोट महिलाओं के विकास में नहीं, बल्कि कोहलबर्ग के उस पैमाने में है। Empirical research of Carol Gilligan has shown that the justice orientation is overrepresented in males and that the care orientation is overrepresented in females. कैरोल गिलिगन के अनुभवजन्य शोध से पता चला है कि न्याय अभिविन्यास पुरुषों में अधिक प्रतिनिधित्व करता है और देखभाल अभिविन्यास महिलाओं में अधिक प्रतिनिधित्व करता है। गिलिगन ने हवा में बातें नहीं की। उन्होंने बाकायदा अनुभवजन्य शोध किए, डेटा इकट्ठा किया और साबित किया कि वास्तविक जीवन की नैतिक दुविधाओं में पुरुष सचमुच न्याय की तरफ ज्यादा झुकते हैं और महिलाएं देखभाल की तरफ। Moral judgments with Kohlberg measures entail a justice bias. कोहलबर्ग के उपायों के साथ नैतिक निर्णय एक न्याय पूर्वाग्रह की आवश्यकता होती है। आसान शब्दों में समझें तो कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय पूर्वाग्रह या जस्टिस बायस से ग्रस्त था। वो पहले से ही ये मानकर चल रहा था कि न्याय ही सबसे अच्छी नैतिकता है, जो कि अनजाने में पुरुषों का पक्ष ले रहा था। अब हम स्रोत के अंतिम भाग पर आते हैं, जहां परीक्षा के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं। छात्रों को इन अंतिम बिंदुओं पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यहीं पर गलतियां होती हैं। फर्स्ट थ्योरी ऑन मॉरल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय पियाजे। नैतिक विकास पर पहला सिद्धांत पियाजे ने दिया था।
भले ही आज हम कोहलबर्ग को सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन इस विषय पर सबसे पहली नींव जीन पियाजे ने रखी थी। कोहलबर्ग ने पियाजे के ही काम को आगे बढ़ाया था। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पहला सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर पियाजे ही होगा। बिल्कुल सही। अंतिम बिंदु। कैरल गिलिगन criticized Kohlberg on the basis of gender sampling, i.e. men biased. कैरल गिलिगन ने लैंगिक नमूनाकरण अर्थात पुरुषों के पक्षपाती होने के आधार पर कोहलबर्ग की आलोचना की। गिलिगन की कोहलबर्ग से मुख्य शिकायत यही थी कि उन्होंने जेंडर सैंपलिंग में गलती की। लड़कियों को शामिल न करके उन्होंने पूरी नैतिकता को केवल पुरुषों के नजरिए से परिभाषित कर दिया, जो एक बहुत बड़ा पक्षपात था। ये चर्चा वाकई बहुत से मिथकों को तोड़ती है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक सार निकालें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक किताब से पढ़कर रट लिया जाए या केवल बने बनाए नियमों का अंधा पालन किया जाए। हाँ, ये एक बेहद जटिल और खूबसूरत मिश्रण है। बिल्कुल, ये हमारी उम्र और संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है, जैसा कि पियाजे ने बताया। ये हमारे तर्कों और न्याय को समझने की क्षमता है, जैसा कोहलबर्ग ने समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारी सामाजिक भूमिकाओं और जेंडर कंडीशनिंग का भी परिणाम है, जैसा गिलिगन ने इतनी बेबाकी से सामने रखा। जो लोग भी समाज के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हर किसी का सही और गलत उनके अपने अलग-अलग अनुभवों से आकार लेता है। न्याय और देखभाल दोनों ही समाज को चलाने के लिए बराबर के जरूरी हैं। बहुत सही कहा आपने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे पियाजे के अनुसार उम्र के साथ हमारी सोच अपने आप बदलती है। कोहलबर्ग के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक अवस्थाएं हमारे तर्क को एक खास ढांचा देती हैं, और गिलिगन के अनुसार समाज का लिंग अनुकूलन ये तय कर देता है कि हम न्याय को चुनेंगे या देखभाल को। तो सवाल क्या है? तो सवाल ये उठता है कि यदि हमारी नैतिकता केवल हमारी उम्र की अवस्थाओं, हमारे दिमाग के विकास और समाज द्वारा बचपन से हमारे दिमाग में डाले गए जेंडर नियमों का ही परिणाम है, तो क्या हमारे द्वारा लिए गए नैतिक निर्णय वास्तव में हमारे अपने स्वतंत्र निर्णय हैं? यानी क्या हमारे पास फ्री विल है? हाँ, या फिर हम सब केवल अपने दिमाग के विकास और इस समाज द्वारा लिखी गई एक अदृश्य स्क्रिप्ट का ही पालन कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर घंटों बहस की जा सकती है। क्या इंसानी फैसले सच में स्वतंत्र हैं, या हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों और समाज के बनाए एक प्रोग्राम का हिस्सा भर हैं? हमेशा ये सोचना दिलचस्प होगा कि जब भी मन में ये सवाल उठे कि कोई बात सही है या गलत, तो क्या वो आवाज हमारी अपनी है या समाज की दी हुई किसी कंडीशनिंग की? आज की इस बेहद रोचक और गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, प्रज्ञा पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।